हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समसामयिकी घटना चक्र, जो कि पूरे एक साल का करंट अफेयर है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस बुक का जो करंट अफेयर है वो 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिदृश्य, पहला टॉपिक है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था और कब किया गया था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, जो कि 7 जून को मनाया जाता है। 2020-21 का सूचकांक का ये तीसरा क्रम है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शामिल है इसमें किस किस चीज़ों के आधार पे मूल्यांकन होता है। तो पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना एवं निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है, पहला है 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 20 सितंबर 2021 को। इसमें 36 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। 100 अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य जो हैं, पहला गुजरात, केरल, दूसरा तीसरा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में शामिल हैं, पहले नंबर पर है गोवा, दूसरे पर मेघालय, तीसरे पर मणिपुर। संघीय राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 हैं, जम्मू और कश्मीर, दूसरा है अंडमान और निकोबार, तीसरा है दिल्ली। सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले संघ राज्य क्षेत्र जो है मिजोरम, जो कि छोटे राज्यों में जिसने 8वां स्थान प्राप्त किया। बिहार जो है वो 20वां स्थान प्राप्त किया। बड़े राज्यों में लक्षद्वीप जो है वो संघीय राज्य क्षेत्रों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने 5वां स्थान प्राप्त किया है 59 अंकों के साथ। दूसरा है हमारा रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना जो है वो भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता, उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि 3 इयर्स के टाइम में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में 1,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेडों में, कौन कौन से ट्रेड होंगे? फर्स्ट है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का प्रशिक्षण शामिल है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों तथा अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क है और इसका जो चयन है वो मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इस प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित ट्रेड में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
उपयुक्त ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। थर्ड टॉपिक है हमारा भारत में अपराध 2020। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि 14 सितंबर 2021 में NCRB ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया है, जो इस श्रृंखला का 68वां संस्करण है। यानी कि जो 2020 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वो 68वां संस्करण है, और जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों के डेटा को संदर्भित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल अपराध जितने भी पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से IPC के अंतर्गत विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए हैं, जो कि दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% अधिक मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट है वो पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का फर्स्ट संस्करण कब आया था, 2019 नवंबर में। 28 जनवरी 2021 को सेकंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। 28 जनवरी 2021 को सेकंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों, यानी कि जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े व मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। ये यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, 18वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, प्रथम स्थान त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है। तीसरा टॉपिक है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन के 2 उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों ने अपने को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड फेज़ अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका पहला चरण सफल रहा, इस कारण से अब वो उसका सेकंड फेज़ है ODF प्लस। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं।
पहला पॉइंट है 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को शामिल किया गया है। SSG 2021 ODF स्थायित्व तथा गाँवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG 2021 में कई नए तत्वों को शामिल किया गया जो कि निम्न है। पहला है ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं एवं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता तथा मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंध एवं निपटान व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ आइकॉनिक स्थल 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल यानी कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की गई है, जो कि कौन कौन से हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ किला मध्य प्रदेश, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा राजस्थान, गोलकुंडा का किला हैदराबाद, सूर्य मंदिर कोणार्क, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित धरोहर, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल का जो उद्देश्य है, देश के जो आइकॉनिक्स हैं उनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। तीसरा हमारा अभियान है सुजलाम अभियान। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम कैंपेन का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव। ODF स्थायित्व एवं गंदला जल यानी कि ODM सस्टेनेबिलिटी एवं ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। सुजलाम अभियान को 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला है 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। सोक पिट्स, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य यानी कि वाटर प्लस शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ज्ञातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है। लगातार चौथी बार यानी कि 4th टाइम इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
कोई भी स्कीम होती है उसमें आपको ये भी याद रखना है कि वो किसके द्वारा जारी की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, इसलिए हमको डीप स्टडी करना है, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ने से आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको डीपली इन पॉइंट्स को की पॉइंट्स को नोट करना है या फिर हाईलाइट करना है बुक्स में, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके अंतर्गत? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। कब की गई? 29 सितंबर 2015 को। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञात है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। इंडिया रैंकिंग का जो फर्स्ट संस्करण था वो अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। इसके इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आपको याद रखने हैं वो हैं 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की थी। ये रैंकिंग का NIRF इंडिया रैंकिंग का 6th संस्करण है। इसमें समग्र श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम्स में, लाइक कि फ़र्स्ट टाइम क्या हुआ है, जैसे कि आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो पहली बार कोई चीज़ हुई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहली बार क्या हुआ है इंडिया रैंकिंग में? पहली बार 2021 में अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। सेकंड है रिसर्च, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिस। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स। फोर्थ है आउटरीच, इंक्लूसिविटी। फिफ्थ है परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हाई शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षा जो संस्थान हैं उनको शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की जो ओवरऑल सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे है IIT मद्रास, दूसरे पर है भारतीय विज्ञान संस्थान और तीसरे पर है IIT बॉम्बे। उसके बाद लास्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। NIRF की रैंकिंग में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, IIT कानपुर और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान IIT कानपुर 5th रैंक मिला है, BHU को 10th, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18th, IIT वाराणसी 28 रैंक मिला है, MIT यूनिवर्सिटी 43 रैंक, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 60 रैंक लखनऊ में है, शिव नाडर विश्वविद्यालय 84 गौतम बुद्ध नगर में है और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सेकंड व बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास, IIT दिल्ली को मिला है। प्रबंध श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद है आपका कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस को प्रथम स्थान मिला है, जो कि दिल्ली में है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहत जनजातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में ये सारे जो नाम आपको दिए गए ऊपर, ये सारे आदिवासी समूह हैं। कार्बी का प्रमुख स्थान है। इन सारे आदिवासी समूहों में जो कार्बी जाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। मतलब कार्बी एक बड़ा आदिवासी समूह है, तो वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है 1980 के दशक से। इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला है 4 सितंबर 2021 को न्यू दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है। इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे? पहला है पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, जो इसके 5 प्रतिनिधि गुट थे। दूसरा है कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट। तीसरा है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। शांति स्थापना हेतु किए गए पूर्व प्रयास। इस बैठक से पहले भी कुछ प्रयास किए गए हैं शांति स्थापना के लिए। वो है, पहला है कि केंद्र और राज्य सरकार विद्रोही गुटों के साथ समझौते तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयासरत थी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी क्रम में शांति हेतु सहमति पत्रों 2 बार क्रमशः 1995 तथा 2011 में तीनों पक्षों केंद्र, राज्य, विद्रोही गुट के बीच हस्ताक्षरित किए गए थे, परंतु व्याप्त मतभेदों तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल पाया था। मतलब किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इससे पहले जो समझौता हुआ था 1995 और 2011 में, पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने तथा वार्ता करने को राजी कर लिया है। कब? 23 फरवरी 2021 को। समझौते के प्रमुख बिंदु हैं। इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए। KAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
उसके बाद है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। 26 अगस्त 2021 को 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला